कौन था ओसामा बिन लादेन? क्या था उस खौफनाक मंजर का अंजाम? क्यों दिया उस खौफनाक मंजर को अंजाम ओसामा बिन लादेन ने? 9/11 की उस घटना का पूरा ब्यौरा आज आप सुनेंगे मेरे साथ। क्या हुआ था उस रात एबोटाबाद में, पाकिस्तान में? कितना बड़ा कंपाउंड था वो? कौन होते हैं सील कमांडोज? कैसे इस कहानी को अंजाम दिया ओसामा बिन लादेन ने? इस पूरी घटना को आज हम सुनेंगे पूरे ब्यौरे के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त के क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सबके साथ एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि आज उनको पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल 14 जून 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरी बात, जैसे कि मैं सुन ही लिया है बातों में कि आज हम ओसामा बिन लादेन की उस खूंखार आतंकवादी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने अंजाम दिया था अमेरिका में उस घटना को। हम जानेंगे कि पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड ये जो हुआ था ये कहाँ से आया था, कितने लोग उसमें मारे गए थे, किस तरह से हवाई जहाज़ों का हाईजैक हुआ था, वो कौन से हवाई जहाज़ थे, वो कहाँ से कहाँ उड़ रहे थे, उनमें कितने लोग सवार थे। इन सब बातों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी वीडियो को मिस किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर खो देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओसामा बिन लादेन कुख्यात आतंकवादी आप सभी जानते हैं, लेकिन केवल इतना ही कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो 2 बिल्डिंग्स अमेरिका में थी, उन पर हवाई जहाज से टकरा करके हमला किया। इसके अलावा और क्या उसकी बातें थी जानते हैं। सऊदी अरब में रियाद में 1957-58 के आसपास इस आतंकवादी का जन्म होता है। इसके फादर जो थे मोहम्मद बिन लादेन, जो कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, और ये 17वां बच्चा था 52 बच्चों में। 1970 में ये फॉलोवर बना अब्दुल्ला अज्जाम का, और वहीं से इसके दिमाग में वो शब्द जो आज भी हम आतंकवादियों के मुंह से सुनते हैं, जिहाद, आया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला किया। इसी दौरान ये दोनों बाप बेटे पाकिस्तान आ गए और वहाँ पर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मकतब अल खिदमत। तो अब देखिए किस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है। 1988 में इसने वो ग्रुप बनाया जिसे हम जानते हैं अल कायदा। 1989 में ये वापस सऊदी अरब आता है। 1990 में जब इसको गुस्सा आया था उस समय, तो इसने कसम खा ली थी कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। और वहीं से इसने बोला था कि आई विल बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। 1998 में इसने सबसे बड़ी घटना की। 1998 में इसने किया क्या कि केन्या में एक जगह है नैरोबी, बहुत फेमस है। नैरोबी पर अमेरिका का जो दूतावास था, अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ पर इसने हमला कर दिया, बम डाल दिए, और वहाँ पर 213 आदमी मारे गए और 4500 इंजर्ड हो गए। इसके बाद तंजानिया में उसी समय, वहाँ भी अमेरिका दूतावास था, तंजानिया पर हमला किया, 11 आदमी मारे गए और 85 इंजर्ड हो गए। तो वहीं से सबसे पहले इसने इतना बड़े खूंखार एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, और तभी से इसके मन में ये ख्याल आया कि ये बहुत शक्तिशाली है। और कहने को ये भी कहते हैं लोग कि उसको ये बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझता था जो आतंकवादी हमला इसने तंजानिया में और नैरोबी में किया।
लेकिन जब ये हमला हुआ था यूएस में की एम्बेसी में, जैसे मैंने बताया, तो अमेरिका ने जवाबी हमला किया इसके, और इसके काफ़ी लड़ाके मारे गए थे। और जब अमेरिका ने इस पर हमला किया तब इसने और भी ज़्यादा दुश्मनी साध ली अमेरिका से, और ये ठान लिया कि एक ना एक दिन अमेरिका में मुझे बहुत बड़ा हमला करना है। और हमला क्या करना है, कैसे करना है, जब तक इसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके जो फादर है उसकी डेथ हुई थी जब ये 10 साल का ही था, एक हवाई दुर्घटना, विमान जो होते हैं एरोप्लेन क्रैश में, वो मारा गया था। तो इसके दिमाग में वो बात थी, उसमें सारे पैसेंजर मारे गए थे। उसी दौरान इजराइल और अमेरिका ने लेबनान पर एक बार हमला किया था आतंकवादियों को मार गिराने के लिए। तो लेबनान में जब बम हमले किए थे तो उस बम हमले में बहुत सी इमारतें ढह गई थी। बिल्कुल ये बताना मुमकिन नहीं था कि वो इमारत की शेप पहले कैसी थी, इतनी ज़बरदस्त बमबारी हुई थी। तो वो चीज़ भी इसके दिमाग में थी कि किस तरह से इमारतों को ढहाया जाए। और एक इसका भाई था, कहते हैं कि उसकी भी जो मृत्यु हुई थी वो भी विमान दुर्घटना में ही हुई थी। तो 2-3 चीज़ें इसके दिमाग में थी कि विमान दुर्घटना में इसके भाई और इसके फादर की डेथ, और किस तरह से इन इमारतों का लेबनान में गिरना। तो वहीं से इसके दिमाग में हल्की सी प्लानिंग आती है, और वो ये आती है क्यों ना एरोप्लेन्स को बेस बना करके अमेरिका की किसी ऊंची इमारत पर हमला किया जाए। उसके बाद उसने सोचना शुरू किया। तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि इतना सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान में उन पहाड़ियों में ये रहता था जिन्हें हम तोरा बोरा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ये किसी बंकर में बैठा हुआ था, और वहाँ पर इसकी मीटिंग होती है 2 लोगों से। उन 2 लोगों के नाम थे खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ। तो खालिद शेख मोहम्मद जो था वो उस हमले का मास्टरमाइंड था। किस हमले का, कि सूडान में इन्होंने एक दूतावास पर हमला किया था, अमेरिकी दूतावास पर। और बाद में इसे अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फंडिंग का काम दिया गया था। और जो ये दूसरा था मोहम्मद आतिफ, इसका काम ट्रेनिंग देना होता था आतंकवादी। तो सारी चीज़ इनसे प्लानिंग हो गई, वो हो गई। तो इन्होंने 19 आदमियों को चुना था टोटल, अलग अलग जगह से। जैसे सऊदी से भी कुछ चुने गए थे, कुछ पाकिस्तान से, और कुछ आसपास के इलाकों से। उन्होंने टोटल 19 आदमियों को चुना। कराची में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। मोहम्मद आतिफ ने उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग में आप जानते हैं कि उन्हें ऐसे नहीं कि इसको मार दो, मानव बम बन जाओ, इस तरह की नहीं। उनको जो ट्रेनिंग मिली थी वो ये थी कि भाई किस तरह से तुम्हें अमेरिका के कपड़े पहनने, किस तरह से तुम्हें अमेरिका की तरह खाना खाना, किस तरह तुम्हारे अंदर अमेरिका के एटिकेट्स होने चाहिए, किस तरह से तुम अमेरिका में रह सकते हो, उनका रहन सहन क्या है, और फर्राटेदार इंग्लिश भी उन्हें सिखाई गई। तो उन्हें लगभग 2 साल का समय इन्होंने दिया सीखने सिखाने के लिए। उसके बाद आ जाता है साल 2000। तो साल 2000 में सर कहते हैं कि 2 लोगों को, सबसे पहले 19 में से 2 लोगों को यूएस भेजा गया था। एक जगह थी सैन डिएगो, यूएस में। सैन डिएगो में एक प्राइवेट जो ट्रेनिंग सेंटर है, फ्लाइंग क्लब कहते हैं उसे, उसमें जाकर के इन 2 लोगों ने जाकर के एडमिशन ले लिया और वहाँ पर हवाई जहाज चलाना सीखने लगे। उसके बाद जनवरी में ये हुआ। फरवरी में दोबारा से 3 लोग अमेरिका गए, लेकिन इस बार वो सैन डिएगो नहीं, फ्लोरिडा गए। और फ्लोरिडा में वहाँ पर भी एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में इन्होंने एडमिशन ले लिया। इन दोनों ने 1-1 महीने के अंतराल में 5 लोग वहाँ चले गए और वो लोग सीख रहे हैं हवाई जहाज उड़ाना। इसके बाद काफ़ी महीनों तक कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, ताकि शक ना हो जाए। दिसंबर में सैन डिएगो में दोबारा से एक आदमी जाता है जहाँ पर पहले 2 गए हुए थे।
और आखिरकार ये 3 और 3 पढ़े लिखे उन 6 आतंकवादियों को ये लोग यूएस भेज देते हैं और अब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हवाई जहाज उड़ाने की। और उसके बाद दिसंबर के बाद अगले ही महीने में जनवरी में 2001 में बचे हुए 13 लोग अलग अलग जगहों पर यूएस में पहुंच जाते हैं। उसके बाद प्लानिंग को अंतिम चरण देने के हिसाब से ये लोग दिन चुनते हैं 11 तारीख सितंबर में 2001 में कि इस दिन हम लोग हमला करेंगे। उसके बीच में ही ये लोग ये भी क्लियर कर देते हैं कि 2 बड़ी इमारतें हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पर हम हमला करेंगे। काफ़ी ऊंची इमारतें हैं। ये भी आइडिया लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मारेंगे क्योंकि बड़ी इमारतों में ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि 5, 5, 5 और 4 इस तरह से इनके ग्रुप्स को बांटा जाता है। तो वो दिन आखिरकार आ जाता है 11 सितंबर 2001। सुबह का वक्त 7:15। पहले 5 लोग एक हवाई जहाज, डोमेस्टिक हवाई जहाज, लोगान एयरपोर्ट है बोस्टन में, वहां से लॉस एंजलिस उसको जाना था। उस हवाई जहाज में ये किसी तरह से प्रवेश कर लेते हैं। कहते हैं कि उस समय इनकी चेकिंग जो हुई थी वो ऊपर से हुई थी, नीचे की तरफ से इनकी चेकिंग नहीं हो पाई थी, जहां पर इन्होंने पिस्तल या अपना कोई हथियार रखा हुआ हो। अब 7:59 पे उस हवाई जहाज ने उड़ान भरी और 8:15 पर इन 5 ने हवा में उस हवाई जहाज का हाईजैक कर लिया, उसे किडनैप कर लिया एक तरह से बंदूक के बल पर। दोनों ट्रेनर्स जिन्होंने पहले हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी वो केबिन में जाते हैं और पायलट और को पायलट को वहां से निकाल के पीछे भेज देते हैं और खुद हवाई जहाज पर कंट्रोल कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी उसमें 92 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। उसके बाद 7:30 पर बोस्टन से ही एक दूसरा हवाई जहाज उड़ता है। इसमें 65 पैसेंजर्स थे। दूसरी टीम उसमें चढ़ती है इस तरीके से 5 लोग, दोनों को पायलट को हटाया, 2 अंदर घुसे, बाकी सारे लोगों को बंदूक के बलबूते पर बंधक बनाया। 7:10 बाद 7:40 पर ड्यूलिस एयरपोर्ट से वर्जीनिया के रास्ते एक और फ्लाइट जानी थी लॉस एंजलिस में। इसमें 64 लोग बैठे हुए थे और एक और फ्लाइट थी चौथी 8:20 पर निर्वाक से उसको सैन फ्रांसिस्को जाना था। उसके अंदर 44 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। तो 4 लोग उसमें चले जाते हैं। तो अब 4 हवाई जहाज, चारों में 5, 5, 5 और 4 की टीम अंदर चली गई। चारों हवाई जहाज जो थे उनको हाईजैक कर लिया गया था। और हाईजैक कराने के बाद क्योंकि बहुत ही जल्दी 1 घंटे में कुछ नहीं पता था, पहला जो विमान था जो सबसे पहले उड़ा था, अचानक से, जैसे हम लोगों ने टीवी में भी देखा था, सबसे पहले वो 8:46 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराता है। और कहते हैं कि जब वो हवाई जहाज टकराया तो इतना बड़ा धमाका था कि 1355 आदमियों की उसमें मौत हुई थी। 9:03 पे दूसरा हवाई जहाज दूसरी तरफ से बिल्डिंग में उसी तरह से टकराता है। और कहते हैं उस हमले में 637 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग सारे पैसेंजर सारे मारे गए थे विद आतंकवादी। 5 आतंकवादी भी उसमें मारे गए थे हमले में, ह्यूमन बॉम्ब इसे जिसे बोलते हैं। 9:37 पे तीसरा जो हवाई जहाज था उसको ये लोग पेंटागन, मुख्यालय है अमेरिका की सेना का, पेंटागन इसलिए बोलते हैं कि 5 तरीके से उसमें 5 कोण हैं
देयर आर 5 एंगल्स इन दैट। सो ऐसा बोलते हैं कि उसको बनाया ही इस तरीके से गया है। तो कहते हैं कि वहाँ चूक हो गई थी, जो एंगल की चोंच होती है वहां पर जाकर के ये हवाई जहाज टकराया था। क्योंकि ऐसा बोलते हैं साइंस के नियम के अनुसार कि अगर आप किसी एंगल की चोंच पर प्रेशर डालते हो तो वो उतना प्रेशर आसानी से ले लेती है उससे कि अगर आप प्लेन दीवार पे अगर टकराओ। तो कहते हैं वो धमाका वहां भी हुआ था और लगभग 189 लोग मारे गए थे, वरना वहां ज्यादा कैजुअलिटीज की आशंका थी। और जो चौथा प्लेन था, जिसे इन लोगों का प्लान था वॉशिंगटन ले जाने का, क्योंकि वॉशिंगटन में आप जानते हैं व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस को या हमारे इधर का प्रेसिडेंट हाउस को इनको नो फ्लाइंग जोन कहते हैं। वहाँ से कोई हवाई जहाज ऊपर से नहीं उड़ के जा सकता। एरोप्लेन्स का भी एक रूट होता है, उन रूट्स उनको दिए हुए हैं। इन बिल्डिंग्स के ऊपर से अलाउड नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती उड़ के आता है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं नो फ्लाइंग जोन में, अगर कोई भी एरोप्लेन आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब ये हवाई जहाज जा रहा था वॉशिंगटन, चौथा प्लेन वर्जीनिया के रास्ते, तो इसमें 4 लोग थे, 2 तो आगे पहुंच गए, 2 बचते हैं पीछे। तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ऐसा क्या कारण है कि हवाई जहाज एकदम से नीचे गया। तो वो लोग समझ गए थे कि हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि इन आतंकवादियों को हरा दें, और हो सकता है हम लोग बच जाएं और किसी तरीके से दोबारा से हमारे जो मेन पायलट और को पायलट है उनके हाथ में हवाई जहाज आ जाए। उन लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश को मैं सल्यूट करूंगा कि उन्होंने वो हवाई जहाज वॉशिंगटन से बहुत पहले ही उसमें हलचल मच गई और वो वहीं क्रैश हो गया। तो उसमें वो 4 आतंकवादी और जो 44 पैसेंजर्स थे वो मारे गए। अब इतनी बड़ी संख्या में मारे गए तो कहते हैं कि टोटल जो इसमें डेथ्स हुई थी, इंक्लूडिंग इन आतंकवादियों को लगा करके, पूरा जो डेथ टोल है, इसमें 2996 लोग मारे गए एज ए टोटल पूरे इस हत्याकांड में। हत्याकांड ही था ये, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला पूरी दुनिया ने देखा, और लगभग 25,000 लोग इसमें घायल हो गए थे। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब ये दोनों विमान उन वर्ल्ड ट्रेड WTC सेंटर की जो इमारतें थी उन पर टकराए, तो कभी आपको मौका मिले तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो लाइव वहाँ की यूट्यूब वीडियोस हैं उस समय की, 2001 की। कहते हैं कि कुछ समय बाद उनकी जो एल्युमिनियम थी वो पिघल गई थी, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था उसके अंदर। हवाई जहाज के अंदर बहुत फ्यूल होता है। इतना बड़ा धमाका था कि वो बिल्डिंग्स, खड़ी हुई बिल्डिंग्स ऐसे 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 करके बैठ गई थी, पूरी पूरी नीचे तक गिर गई थी, यूँ ऐसे करके, ऐसे नहीं, एकदम ताश के पत्ते जैसे होते हैं, ऐसे ढह गई थी पूरी की पूरी इमारत, बिल्कुल प्लेन हो गई थी। और कहते हैं कि उस जब वो ढही थी, उसकी धूल का जो बादल बना था, उस बादल में जब लोग भाग रहे थे और वो धूल उनका पीछा कर रही थी, सांस घुटने से भी बहुत लोगों की मौत हो गई थी। इतना ज़्यादा मलबा उन दोनों बिल्डिंग्स का नीचे गिरा था। उसके बाद हलचल मच गई बड़े पैमाने पर, और कोशिश की गई कि और कौन से विमान हैं, सारी मिलिट्री आ गई, और मतलब बहुत बुरा वो हो गया था। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अमेरिका ने प्लानिंग शुरू की कि भाई ये बंदे को कैसे मारा जाए, कैसे इसका इलाज निकले। तो कुछ समय बाद अमेरिका को आभास हुआ कि ये जो ओसामा बिन लादेन है अपने आतंकवादी संगठन के साथ अफगानिस्तान की उन तोरा बोरा की पहाड़ियों में रहता है। अब अमेरिका ने क्या किया कि ड्रोन हमले इन पर करने शुरू कर दिए। ड्रोन एक विमान होता है, उसमें कोई बंदा नहीं होता, उसको आप कंट्रोल करके चला सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है। ड्रोन हमले से जब हमले किए तोरा बोरा की पहाड़ियों पर, तो बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अमेरिका की। और कहते हैं कि उस हमले में कहीं से न जाने ये बच निकला था। उस समय ये घायल भी हुआ था। कुछ CIA जो उनकी खुफिया एजेंसी है, वहाँ से रिपोर्ट्स भी आई थी, और ये भाग निकला था। उसके बाद ये अमेरिका को नहीं मिला था काफ़ी सालों तक। लेकिन इसने अपने खुफिया लोग लगा रखे थे ये पहचानने में, ये जानने में कि ये चेक करो, जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाएगी, क्योंकि लोग तो बहुत कह रहे थे वो मर गया, ये है वो है।
जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाएगी, हम ओसामा बिन लादेन की मृत्यु का प्रमाण नहीं मानेंगे। तो ये चलता रहा। तो साल 2010 में अगस्त से पहले ही, 1-2 महीने पहले, CIA ने एक सूचना दी थी कि पाकिस्तान में एक जगह है एबोटाबाद, भारतीय बॉर्डर से काफी नजदीक है एबोटाबाद। वहां पर एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। और उन्होंने बताया कि हमने कुछ लोकल्स से भी बात करी थी, वो कहते हैं कि हमें यहाँ कोई ज़्यादा, ये लोग इस घर में कूड़ा खुद ही जलाते हैं ना, तो ये कूड़ा किसी को देते हैं अपना। कभी कभी एक लंबे से आदमी को अंदर कभी कभी घूमता हुआ देखा जा सकता है। बाकी इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, कोई टीवी नहीं है, कम लोगों को आ जाने की इसमें परमिशन है। अब ये आज भी रहस्य बना हुआ है। ये रहस्य क्या, मैं तो कहता हूँ चाल ही है। पाकिस्तान का जो आर्मी बेस है उसके नज़दीक ओसामा रह रहा है, तो कोई चाल ही है जानबूझकर। कहने को तो लोग कुछ भी कहें। तो हुआ क्या, दिन चुना गया अगस्त 2010। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कहा गया उसके साथियों के द्वारा कि जी ऐसा ना करें कि ऊपर से ही हमला कर दें बिल्डिंग पर, हमारा कोई नाम भी नहीं आएगा, हम इसको बम से उड़ा देते हैं। तो राष्ट्रपति ने ये बोला था कि चलो उड़ा तो सकते हैं आप लोग, लेकिन ये क्लियर कैसे हो पाएगा, फिर वही हम उसी कहानी में अटक जाएंगे कि वो मरा है नहीं मरा है, या हो सकता है कुछ और कैजुअलिटीज भी हो जाएं, आस पड़ोस के आम आदमी भी मारे जाएं। जिसने गुनाह नहीं किया उसको क्यों हम मारें। तब ये क्लियर हो गया था कि अब उसके घर में जाकर के उसे मारेंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने सील कमांडोज, नेवी सील कमांडोज, सील कहते हैं उन्हें, बहुत ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग, उनके खास लड़ाकों को चुना और एक टीम तैयार की। सबसे पहले उस टीम को अफगानिस्तान भेजा गया और अफगानिस्तान में उन लोगों ने 2 हेलीकॉप्टरों में बैठे और फिर चलना शुरू किया। और कहते हैं रात को लगभग 1-1:30 बजे का समय था। 2 चॉपर, एक हेलीकॉप्टर होता है, बड़ा तेज होता है, चॉपरों में बैठ करके ये लोग सीधा उसी कंपाउंड में पहुंच गए रात को। फटाफट से सील कमांडोज चॉपर से छत पे उतरे। उसके बाद वो घर जाते हैं अंदर। वहाँ पर इनके घर के कुछ लोग थे, इसका बेटा था, उसको मारते हैं। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया। बेटे को मारते हैं। वहाँ से अमेरिका में लाइव चल रहा है, पूरा कैमरा यहाँ लगा हुआ था, सबके हेलमेट लाइव चल रहा था, कौन कैसे मार रहा है। उसके बाद ओसामा बिन लादेन ने अपनी शायद वाइफ को आगे कर लिया था, उसमें भी गोली मारी गई। उसने बंदूक भी उठाई थी, लेकिन उसको गोली मार दी गई थी। किसी भी सील कमांडो की कोई क्षति नहीं पहुंची थी। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहीं लोग जाग ना जाएं, कहीं आर्मी बेस को पता ना लग जाए, कहीं हमें गलत ना समझ बैठे। ये सब बातें थी। और मैं एक बात और बताऊंगा, एक चॉपर वहाँ पर गिर करके न खराब हो गया था, उसमें आग लग गई थी। तो उनकी बात कमाल देखिए, उन्होंने फटाफट से उस चॉपर को बिल्कुल जला दिया, बिल्कुल उसके अंदर से उसको कहते हैं ना राख कर दिया, ताकि हमारा कोई वो ना पता लगे। और फटाफट से एक चॉपर में बैठे उसकी डेड बॉडी को उठाया और वहाँ से उतर के पहुँच गए अफगानिस्तान वापस। फिर वहाँ उन्होंने कॉल किया अमेरिका में और बताया कि हमने एक आदमी को मार दिया है। इसमें एक फ़नी बात यह हुई कि जो उनका कमांडर था, उस कमांडर ने ओसामा बिन लादेन के साथ एक आदमी को, अपने कमांडो को लेटाया और तब राष्ट्रपति को फ़ोन करके कहा कि सर, हमने अपने एक कमांडो को उसके साथ लेटाया है और उसकी हाइट ये है, ऐसा एक आदमी हमने मार गिराया। तो राष्ट्रपति ने भी खुशी के अंदाज में, मजाक के अंदाज में बोला था कि आपको इस समय भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं। और इस तरह से करके उन्होंने उसको मार डाला। और फाइनली रिचुअल्स के अनुसार कहते हैं, बाकी मुझे तो आइडिया है नहीं कि ऐसा हुआ भी होगा, रिचुअल के अनुसार ओसामा बिन लादेन को समुद्र के किसी अनजान जगह पर, समुद्र में
उसको दफनाया जाता है। तो जब ये पूछा गया था कि भाई तुमने समुद्र पे ही क्यों दफनाया, समुद्र के अंदर, वो भी अनजान तरीके से, तो उन्होंने कहा इसलिए कि कहीं दुनिया के और आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की उस दफनाई उस जगह को मज़ार ना बना और उसे अपना भगवान ना बना, कहीं ऐसा ना हो कि उसी से फिर दोबारा एक नए उसका जन्म हो। इसलिए हमने पूरी तरह से गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया था। तो ये थी दोस्तों कहानी ओसामा बिन लादेन की, उस खूंखार आतंकवादी की, जिसने जैसा किया उसको भी ऐसा ही मारा गया। उसने भी हवाई जहाज़ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, इधर भी इन्होंने भी हेलीकॉप्टर से उसकी छत पे आए, उसके अंदर गोली मारी गई थी और उसे ऐसी जगह दफनाया जहाँ से लोग उसकी बॉडी को नसीब भी ना कर सकें। और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि किस तरह की कहानी आपको लगती है मेरी। ओसामा बिन लादेन की कहानी से आपको क्या सीख मिली? मुझे तो ये सीख मिली कि इस तरह के आतंकी हमले वर्ल्ड में किसी देश में नहीं होने चाहिए। आतंक का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। हर तरह से प्रत्येक देश को मिल कर के जड़ से इस आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, तभी हर देश में शांति और उन्नति आ पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से मुझे अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट कम मिलते हैं, मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको मेरी कहानी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, ताकि अगली कहानी में मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी बड़ी यूट्यूब फैमिली होगी उतने ही ज़्यादा लोग मेरी इन मनोरंजक कहानियों का आनंद ले पाएंगे। तो आज की कहानी का इस प्रकार मैं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय।